जिसके पास 350 है वही तो 400 की बात करेगा। अब ये 40 वाले 50 पार की बात कर सकते हैं। राहुल गांधी मूर्ख है, उसके डीएनए का टेस्ट होना चाहिए। संविधान राहुल गांधी को भी बचा रहा है और हमको भी बचा रहा है। संविधान विरोधी कार्य, मुस्लिम आरक्षण देने का काम बाबा साहब अंबेडकर के भावनाओं के विपरीत। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश भर में स्टार प्रचारक दोनों ही पार्टी के अपने अपनी सभाएं ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजियां हो रही है, बयानबाजियों का पलटवार भी हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो दुर्ग लोकसभा चुनाव में 1951 से लगातार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव ऐसे चुनाव की जिसमें एक से बढ़कर एक उनकी यादें भी जुड़ी हैं। वर्तमान में चुनाव सोशल मीडिया काफी हावी है, सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन उस वक्त एक वक्त ऐसा भी दौर था कि जब सोशल मीडिया से दूर डोर टू डोर और साइकिल से लेकर के रिक्शे पे चुनाव प्रचार की तैयारियां होती थी, चुनाव प्रचार होते थे। कार्यकर्ताओं के काम करने का भी ढंग अलग था। वक्त बदला है लेकिन चुनाव वही है, पार्टियां भी वही हैं, चेहरे जरूर बदल जाते हैं प्रत्याशियों के। लेकिन हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, जिन्होंने कई लोकसभा चुनाव देखे हैं और आज उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो ये सफर है सबसे यादगार उनके लिए कौन सा है, क्योंकि वे लगातार पार्टी में कई दशकों से काम कर रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है वो आज जानेंगे कि भैया आप कब से लोकसभा चुनाव सबसे पहला कौन सा देखा था? सबसे पहला तो हम लोगों ने 1977 देखा, जब आपातकाल लगा था और आपातकाल के बाद चुनाव हो रहे थे। जब न कोई प्रचार करना चाहता था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब इंदिरा गांधी की सरकार जाएगी। तो उस समय तो प्रचार के तरीके बाद में धीरे धीरे नुक्कड़ सभा का सबसे ज्यादा था और उसको भी सुनने वाले 20-22 लोग 30 लोग हो गए। साइकिलों से नेता चलते थे। हम लोग बहुत कोशिश करने पास मतलब ऑटो में प्रचार करने को मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती थी कि ऑटो में हम लोग मोहन भैया जिंदाबाद, मोहन भैया को लाना है। उस समय मोहनलाल जैन और चंदूलाल चंद्राकर जी का ये था। मोहनलाल जैन जी मतलब उनको मोहन भैया ही बोलते थे। तो मोहन भैया के चुनाव में सब जो है उस समय काम किए एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने। और जब चुनाव जीत गए हम लोग तो यहाँ से मेटाडोर भर के सब लोग जेल गए। उस वहाँ से बहुत सारे पुरुषोत्तम कौशिक सब जीते थे और कुछ अपने यहाँ के लोग भी जो अंदर थे। जेल भी बंद है। हाँ, मोहन भैया नहीं थे लेकिन बाकी जो है मोहन भैया कुछ दिन पहले ही छूटे थे। तो उस हिसाब से वो पहला चुनाव जो हम लोगों को लगता है, उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, आई थिंक बीएससी प्रीवियस वगैरह, तो वो पहला था। फिर 80 का चुनाव फिर मोहन भैया के लिए हम लोगों ने लड़ा था, बूथ मैनेजमेंट ये। तब हम लोग उस समय बड़ा ये होता था कि शराब वराब ना बटे, तो रात को जीप में शराब ना बटे करके ये हुआ। उसमें एक बार झगड़ा भी हुआ इसी सेक्टर 5, हाँ सेक्टर 5 चौक पे झगड़ा भी हुआ था। तो वहां से लेके सब चुनाव उस समय साइकिल मोटरसाइकिल तो बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो जिसके पास होती थी मोहन भैया तो मोटरसाइकिल पे ही बैठ करके अधिकतर घूमते थे। पैदल वो बहुत दौरा करते थे, ले दे के एक आध जीप जो है प्रत्याशी के लिए मिल जाती थी। तो वो कालखंड था, धीरे धीरे बढ़ते आया और बढ़ते बढ़ते आज सारे संसाधनों की बात करें तो आज तो संसाधन इतने हो गए हैं कि साधनों में कंफ्यूजन हो जाता है। और उस समय बड़ी सभाओं के अगर कहें तो अटल जी वगैरह जब आते थे तो भी मंच रहता था सामान्य और लोग स्वेच्छा से जाते थे, बुलाना नहीं पड़ता। हाँ आजकल तो क्या है कि जिम्मेदारी दी जाती है और लोग आते हैं और सही भी है दूर दूर से ये करके। लेकिन उस समय तो लोग स्वयं आते थे, स्वयं सुनते थे
राजनीतिक चर्चाएं जो होती थी वो विचारधाराओं की चर्चाएं सामान्य तौर पर होती रहती थी, और कांग्रेस उस समय सिर्फ नारा देती थी, तो नारों के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह थे। भाजपा के भी कार्यकर्ता, जब 80 में भाजपा बनी, 77 में तो जनता पार्टी के नाम पे लड़े थे हम लोग, और 80 में भाजपा बन गई, तो तब से भाजपा से लड़ रहे हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता सीमित रहते थे, लेकिन पूरी वैचारिक दृष्टि से पूरे तंज और एकदम, उसमें कोई बूथ वूथ के खर्चे उर्चे की बात नहीं होती थी। फिर कैसे न मैनेज को होता था? जो कार्यकर्ता सब अपने अपने, कोई घर से ला दिया टिफिन, हो गया। न्यूज़पेपर में हरा और लाल से लिख करके जो है उसको चिपकाते थे। बाद में दीवार पे हाथ से पोचारा से चालू हुआ, फिर स्टेंसिल कटने लगा, स्टेंसिल काट के दिया जाता था। पेपर ओपर का तो हाथ से ही लिख के कार्बन कॉपी पे लिख करके उसको प्रेस रिलीज लोग देते थे। तो वो जमाना था। आज बहुत बदला हुआ है, बदले हुए में भी कार्यकर्ता है, काम चैलेंज कर रहे कितना हैं। पहले चैलेंज था कि अभी चैलेंज लगता है कि जो चुनाव वही है, लड़ने का ढंग वही है, लेकिन चैलेंज कितना पहले कम था या अभी कम लगता है चैलेंज? नहीं, मुझको लगता है कि चैलेंज उस समय भी उतना ही था, इस समय भी इतना ही है। उस समय चैलेंज साधनों का था, संसाधनों का था, लेकिन लोगों से एक बार बातचीत हो जाने पे, एक बार कन्विंस हो जाने पर वे अपने मन की बात जो बोलते थे, लोग उस पर अड़े रहते थे। आज वोटर के मन की बात आप पकड़ नहीं पाते हो, तो चैलेंज उस समय का अलग था, अभी का अलग है। अभी आप जितनी भी बातें कर लें, लेकिन वोटर क्या सोचता है, और धीरे धीरे जो प्रभाव है वो तो जैसा बदला है, तो वो वोटर तक भी गया है, तो परिवर्तन का प्रभाव उसके भी मानस पे है। तो वोटर को कन्विंस करने के तरीके जो हैं बदल गए। अब लोग पार्टियां करते हैं, एक साथ इकट्ठा करना है तो भोज करते हैं। उस समय ऐसा तो ये नहीं था। उस समय तो माइक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो वाला छोटा वाला लोग जो है स्पीकर लेकर चलते थे। गाँवों में तो वही वाला चलता था, वो अलग अलग था, लेकिन प्रक्रिया एक ही है। वो है वोटर को कन्विंस करके मतदान केंद्र तक ले जाके अपने पक्ष में मतदान करवाना। कल वो जो चीज कम साधन में होता था, आज आपको ज्यादा साधन में करना है। साधन दोनों तरफ से, सब तरफ से। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि लोगों ने चुनकर उन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उसी लोकतंत्र को खतरे में बताती है। राहुल गांधी जी चीख चीख के कहते हैं कि संविधान को फाड़ देंगे। आज उनका एक और बयान आया है। मेरे को लगता है राहुल गांधी जी इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी मैं टीवी में एक जगह उनका भाषण सुन रहा था, इतने गंदे और इतना वाहियात शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज था कि मैं समझता हूं कि वैसी भाषा का तो कोई वार्ड का प्रत्याशी जो है नहीं करेगा, जो प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे थे। मतलब इतना निम्नतम स्तर। और जहां तक संविधान की बात है, भारत का कोई माई का लाल, संविधान राहुल गांधी को भी बचा रहा है और हमको भी बचा रहा है। संविधान को हम लोग नहीं बचाने वाले। संविधान को कोई भी, अच्छा, बदलने का मतलब क्या है? संविधान में संशोधन की बात है, वो तो 100 से ऊपर हो गए संशोधन। कौन सा बदला जा रहा है, क्या बदल रहे हैं? और प्रीएम्बल्स बदलने की बात है तो पहली बार किसी ने प्रीएम्बल्स को बदला है तो इमरजेंसी में
राहुल गांधी की नानी दादी क्या लगी, दादी जी इंदिरा गांधी ने प्रीएम्बल्स को बदला है। दूसरा, संविधान विरोधी कार्य मुस्लिम आरक्षण देने का काम बाबा साहब अंबेडकर के भावनाओं के विपरीत किसी ने शुरू किया तो पहली बार 2004 में जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 5.5% उन्होंने मुस्लिम लोगों को आरक्षण दिया, फिर 4.5 पे आए। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वापस होने के बाद फिर 2011 में 4% सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निकाल करके कि इन जातियों को, ये मुस्लिम जातियों को ओबीसी के 4% से काट करके किया, क्योंकि 50% का कैप है। तो संविधान की मूल भावना जिसमें धर्म आधारित आरक्षण कहीं नहीं है, धर्म आधारित आरक्षण करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, हमने तो कभी नहीं किया। ये तो पूरे 10 साल हो गए लगातार मोदी जी के पास, और संविधान संशोधन के लिए जितना पर्याप्त चाहिए हमारे पास अभी भी था। तो क्या संविधान हम बदल देंगे, क्या संविधान खत्म कर देंगे, मतलब कैसे खत्म कर देंगे, मतलब कुछ भी बोलना है। लोकतंत्र ही है कि राहुल गांधी पिछले 19 के चुनाव में राफेल चोर क्या क्या बोलते रहे और कुछ साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। 5 साल से वो राफेल जो है सीमाओं पे गरज रहे हैं। ये लोकतंत्र और ये संविधान ही है कि उनकी सदस्यता चली गई थी, फिर उसी संविधान के तहत उनको वापस आया। तो कौन सी चीज, क्या लगता है कि जो आप लोगों का 400 पार का नारा है उससे कांग्रेस डर गई है? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि वो 400 पार क्यों चाहते हैं, आखिर उनके पास तो वैसी मेजॉरिटी है। एक बात बताओ, जिसके पास 350 है वही तो 400 की बात करेगा। अब ये 40 वाले 50 पार की बात कर सकते हैं? भाई ये तो सीधी बात है। एक छोटा बच्चा, उसको तुम जो है 1 पाव दूध तो नहीं पिला सकते ना, 1 कप दूध पिलाओगे, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा कप की बात करेगा। थोड़ा बच्चा बड़ा है वो आधा किलो 1.25 किलो दूध पिएगा, जो पहलवान होगा वो बोलेगा 1 किलो दूध पी लूंगा। अब ये 40 वाले कितना कूदेंगे? हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि मूस मोटे ये लोढ़ा वही है, तो मूस कितना बुटाएगा भाई? तो 350 हमारे पास है, तो हम तो 400 का लक्ष्य हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये 2-4 वाले रखेंगे। 245 में लड़ रहे हैं, दूसरे का सहारा ना हो तो मतलब 245 से 245 जीत जाए तो सरकार नहीं बन रही। तो ये क्या बात करते हैं? इनके संविधान की बात करते हैं। पहले बोले डीएमके के साथ खड़े हैं, डीएमके बोल रहा है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग प्लेग और कौन कौन सी बीमारी वाले हैं, डेंगू और क्या क्या, उसके साथ खड़े हैं। सीपीएम के साथ खड़े हैं, सीपीएम बोलता है कि एटम बम, न्यूक्लियर बम को हम आएंगे तो समाप्त कर देंगे, और महिलाओं को 1-1 लाख देने का झूठा नारा जिनके साथ खड़े हैं। आप वाला बोलता है 1,000 रुपया देंगे, सपा वाला बोलता 3,000 देंगे, कांग्रेस वाला बोलता 8,500 देंगे। भैया तीनों जन मिलके चुनाव लड़ रहे हो, पहले तय कर लो कि दोगे कितना। तो ये जो इनका एक तो घोषणा पत्र नहीं है, इनका एक घोषणा पत्र जो आदमी नहीं बना सके, और हमारे मोदी जी तो 20 देशों को G20 में लाके एक कंसेंसस वहां पर उन्होंने मेमोरेंडम तैयार कर दिया, जो 20 देश उससे सहमत थे। ये 20 पार्टियों को एक घोषणा पत्र में सहमत नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में हम क्या बोले? केरल के कम्युनिस्ट के विधायक पीवी अनवर ने कहा, ये मेरा शब्द नहीं है, राहुल गांधी मूर्ख है, उसके डीएनए का टेस्ट होना चाहिए। सीपीएम के विधायक पीवी अनवर ने बोला है।
और उसके साथ अलायंस है। यहाँ पे सीपीएम वाले दुर्ग में भिलाई में बहुत चिल्ला रहे हैं संयुक्त मोर्चा बना के। अब उनका विधायक उनको मूर्ख बोल रहा है, डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है, हम तो नहीं बोल रहे। तो ये तो है, अब पहले कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा। ट्रेड यूनियन की बात करें तो हाल ही में ट्रेड यूनियन जो संयुक्त यूनियन है उनका ये कहना है कि अब भाजपा अगर आएगी तो बीएसपी प्लांट को भी बेच देगी, निजीकरण हो जाएगा। वो ट्रेड यूनियन वालों को समझना चाहिए, पढ़े लिखे, भाजपा की सरकार में पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स जो है बढ़े हैं। इस सेल का भी शेयर 2014 में जो पहले 90 रुपया था वो बढ़ के 164-65 रुपया हो गया। सारे शेयर्स बढ़े हैं, सेल का भी बढ़ा है, तुम्हारे LIC का बढ़ा है, तुम्हारे बैंकों के बढ़े हैं। ये सब PSU है ना। क्या है, संयुक्त वाले अपना उनको झंडा लेके चलना है, एक तो लाल लेके चलना है, एक तो पीला लेके चलना उस झंडा एक नहीं है, तो बोलना है उनको बेच देंगे। अच्छा, इनसे पूछो LPG कौन ले आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी पॉलिसी लाया कौन? LPG को लाने वाली 91 में कांग्रेस है। हाँ, ये लूटते थे, हम लोग लूट को रोकते हुए मोदी जी के नेतृत्व में इसी LPG इकोनॉमी पॉलिसी के तहत हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ये बोल रहे हैं बेच देंगे मतलब बेचने का है क्या LPG में? कहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वो सब समझते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपने कांकेर का चुनाव देखा, बस्तर का चुनाव देखा, अब तीसरा फेज में होने जा रहा है चुनाव। क्या लगता है, आपका एक आकलन क्या कहता है कि भाजपा कितनी सीटों पे आ रही है? देखिए, भाजपा पूरे 11 की 11 सीट जीतेगी। पिछली बार हम लोगों के 14 विधायक थे, तो हम लोग 9 जीत गए। तो इस बार तो हमारे 54 हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा की अभी 3 महीना पहले ही जो हमने काम किया है, किसानों के जेब में 3100 रुपया दिया, महतारी बंधन के नाम पर ये लोग गुमराह करते रहे, लेकिन लोगों ने किया 70 लाख से अधिक महिलाओं को 2 किस्त आ गया, 1-1 हजार करके। अभी तीसरा किस्त फिर आ जाएगा 1 मई 2 मई को। हमने पिछला बकाया हुआ जो किसानों का बोनस था वो दिया, जो PSC घोटाला था उसकी जांच की कर दी, बाकी बहुत से घोटालेबाज फिर जा रहे हैं अंदर। तो जो कहा गया था 2-3 महीने के अंदर इतनी तेजी से वो जो काम किया गया है, तो इनके पास क्या है? इनका तो न यहाँ है न वहाँ है, बोलने का है। हाँ, ये जरूर कांग्रेस आएगी तो विरासत टैक्स लगाएगी, ये जो है चर्चा है। और विरासत टैक्स का मतलब है कि जो आपने अपने बच्चों के लिए कमा के रखा है, हर वर्ग का, लोअर हो, मिडिल हो, अपर हो, हायर हो, उस पे 55% टैक्स देना है। ये विरासत टैक्स जो पहले लगता था 53 तक, और बाद में इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया, वो विरासत टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, उनका हिडन एजेंडा है कि OBC और SC ST के जो आरक्षण है, चूंकि कैप 50% है, मुस्लिम आरक्षण वो देंगे, तो मुस्लिम आरक्षण देने का कहाँ से देंगे? ये बल्कि उनका उद्देश्य है और उनके घोषणा पत्रों में है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना अभी कि साइकिल से कार तक के सफर को पांडे जी ने देखा है, और जिस तरीके से राजनीति में इनकी दखल है, तो उनका जो अनुभव और आज की जो सिनेरियो है उसमें बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भाजपा की 11 की 11 सीट भाजपा की झोली में जाती नजर आ रही है इनके हिसाब से। और चूंकि तीसरे फेज का चुनाव है, तो अब 2 फेज के चुनाव के बाद में जब यहाँ पर सारे लोग अब बस्तर और राजनांदगांव और इधर महासमुंद के जब सारे भाजपा के नेता फ्री हो चुके हैं, तो अब लगातार प्रचार में अब भिलाई दुर्ग में पूरा दमखम लगा रहे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24।